देहिका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और स्वागत है आपका दिन के स्पेशल शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ चर्चा के लिए, खबरों पर विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज की सबसे बड़ी वो कौन सी खबर है सर, जिस पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे? शुभम, आज हमारे पास सबसे बड़ी खबर है जिसे हम वाकई अच्छी खबर कह सकते हैं, और उस अच्छी खबर के पीछे कौन से पहलू हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास आ रही, कुछ बड़े ज़रूरी आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं जो अगले 5-6 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सारी चीज़ों में, कई सारे घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास इसके अलावा रूस पर कुछ बड़े अपडेट भी हैं। रूस पर प्रतिबंधों की जो नई खेप आने वाली है उसे लेकर भी हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो बात रूस पर होगी और एक कोई अच्छी खबर है, ये भी अंशुमान जी ने आपको बताया। और क्या होगा आज मनी सेंट्रल में, उसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज चर्चा होगी रूस पर हो रही है नए प्रतिबंधों की तैयारी, कौन से प्रतिबंध हैं, कैसे असर करेंगे। इसके बाद सिक्के का कौन सा पहलू देखेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महंगाई का भी ईंधन कैसे बन गया पेट्रोल डीजल, ये जानेंगे। महंगाई को पंख लगने वाले हैं, यानी हवाई सफर महंगा होने वाला है, वो कैसे। और जीएसटी पर अब कैसे आर पार की तैयारी हो रही है केंद्र और राज्यों के बीच, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। रूस पर और कड़े और सख्त प्रतिबंधों की तैयारी कर ली गई है। नए प्रतिबंधों में रूस से कोयले का आयात अब नहीं होगा, ऐसी रोक लगाई गई है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के कोयले के आयात पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। रूस में अगर कोयला नहीं आएगा रूस से यूरोप में, तो आप ये मानिए कि रूस को करीब $4.5 अरब का घाटा होगा। यूरोपियन यूनियन के देश अपनी ज़रूरत का करीब 19% कोयला, 36% तेल और 41% गैस वहाँ से आयात करते हैं। सर, कोयले के आयात को रोकना रूस के लिए कितनी बड़ी चोट होगी, ये नया प्रतिबंध कितनी बड़ी मुश्किल लेकर आएगा रूस के लिए? शुभम, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि ये रूस के एनर्जी कारोबार पर सामूहिक रूप से प्रतिबंध लगाने की बड़ी शुरुआत है। ये पहला ऐसा प्रतिबंध है जिसे यूरोपीय समुदाय के सारे 27 देशों ने मिलकर लगाया है कि अब रूस से कोयले का आयात नहीं होगा। ये क्रमशः उस तरफ बढ़ने की संभावना है जहां गैस और तेल के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सके। हम इस पर चर्चा करते रहे हैं कि रूस से गैस और तेल के आयात पर अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया था। जर्मनी, हंगरी, इटली जैसे देश जो रूस से ऊर्जा आयात पर डिपेंडेंट हैं या निर्भर हैं, वो अभी इस मामले में पूरी तरह सहमत नहीं थे। लेकिन जो बूचा का नरसंहार हुआ उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर काफ़ी क्षोभ भी है उस नरसंहार को लेकर, और जिस तरह की नई सूचनाएं आ रही हैं, उसके बाद यूरोपीय समुदाय में रूस की आखिरी पाइपलाइन, जो एनर्जी की पाइपलाइन है, उसे बंद करने के लिए सहमति बढ़ती दिखाई दे रही। इसलिए जब इस कोयले पर प्रतिबंध की बात हुई और जो सुबह मेरी बात हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से, खासतौर से यूरोपीय समुदाय का, उनका मानना था कि ये बहुत बड़ी सहमति है और इस सहमति को बनाने में यूरोपीय समुदाय को लंबा समय लगा है। और इस सहमति के साथ जो दूसरा बड़ा प्रतिबंध आ रहा है वो ये कि जो रशियन का कोल का बैन है वो करीब 20 बिलियन यूरो के आसपास का ट्रेड खत्म करेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध आ रहा है वो ये है कि ईयू के देश रशियन शिप्स को अपने पोर्ट्स के मूवमेंट पर रोक लगा सकते हैं। यानी जो यूरोपियन यूनियन के प्रमुख बंदरगाह हैं वहाँ से रशिया के जहाज़ों को आने जाने और पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये दूसरा प्रतिबंध है। यहाँ हम संदर्भ करें कि कल अमेरिका ने अपनी तरफ से एक बड़ा प्रतिबंध लगाकर रूस को एक तरीके से डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ा दिया था। जब ये कहा था उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से, जो कि अमेरिका में रूस का मर्चेंट बैंकर है, उसे निर्देश दिया था कि अब अपनी कर्ज के भुगतान के लिए रूस उन विदेशी मुद्रा का प्रयोग नहीं कर सकता जो अमेरिकी बैंक्स में रखी हुई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि न्यूजीलैंड ने रूस से होने वाले जो आयात हैं, जो बचे खुचे आयात हैं जिनकी इजाज़त है सैंक्शन से बाहर, उन पर भी 35% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो ये तीन बड़े घटनाक्रम हैं जो रूस को आर्थिक रूप से काटने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों का असर धीमे धीमे होता है और ये कुछ समय बाद दिखाई देंगे। जैसे कि हमने प्रतिबंधों का पहला चरण जो 15-20 दिन 25 दिन बाद देखा था, उसका असर हमें रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर रूप से नजर आया। ये प्रतिबंध आने वाले समय में रूस की आर्थिक चुनौतियों को और ज़्यादा दोहरा करेंगे और कई गुना बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल। तो रूस को, जैसा कि कल आपने देखा होगा हमारा जो खास शो था मनी सेंट्रल, उसमें हमने कहा था कि रूस को सज़ा मिलेगी, और आप देखिए कि हर नया दिन, नया सूरज जब उगता है तो रूस के लिए नए प्रतिबंधों की खेप लेकर आता है, और अब ये प्रतिबंध और कड़े और सख्त होते जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि रूस के लिए अब ये अंतिम कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिसके बाद रूस पूरी तरीके से चोक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। 8 तारीख को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस बात का ऐलान करेंगे कि इस बार से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत होगी या अभी ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। हालांकि ये फैसला आरबीआई गवर्नर के लिए इतना आसान नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तरफ महंगाई, जो उनका कंफर्ट लेवल है ऊपर 6% का, उसके ऊपर निकल रही है, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि ये महंगाई का जो ईंधन है वो बन रहे हैं लगातार, और ये महंगाई को और ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो यानी कि महंगाई एक तरफ चिंता है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बड़े मिक्स्ड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रिकवरी पूरी तरह लौट आई है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि रिकवरी नहीं हुई है। सर्वे बताता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग मार्च में 8% बढ़ गई है। नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि देश के 8 बड़े शहरों में जो घरों की बिक्री है वो 4 साल की ऊंचाई पर है। सर, सिक्के का कौन सा पहलू आरबीआई गवर्नर के दिमाग में पहले आएगा? वो इस रिकवरी के नंबरों को देखेंगे या वो महंगाई को देखेंगे? शुभम, अगर आप रिजर्व बैंक की इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक को देखें जो आज से शुरू हो गई है और 2 दिन बाद उसका नतीजा हमारे पास आएगा, तो वो शायद मार्च 2020 के बाद सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। मार्च 2020 हम इसलिए कह रहे हैं कि उस समय तक कोविड फैल चुका था, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन लगने लगे थे और अर्थव्यवस्थाएं गर्त की तरफ जा रही थी। उस समय भारत के रिजर्व बैंक के लिए जितनी बड़ी चुनौती थी, लगभग वैसी ही चुनौती रिजर्व बैंक के सामने इस समय अप्रैल 2022 में है। उस समय हमें याद है कि रिजर्व बैंक ने अनप्रेसिडेंटेड पंप प्राइमिंग की थी, कर्ज सस्ता किया था, बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाया था। यहाँ अर्थव्यवस्था को देखने के रिजर्व बैंक के पास 2 डिफरेंट चश्मे हैं। एक चश्मा अगर वो लगाएगा और हम भी लगाएंगे तो हमें अर्थव्यवस्था में कई जगह ठीक ठाक रिकवरी दिखाई देगी। छोटे मोटे इंडिकेटर्स हमारे पास हैं, पर बड़े इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं। बड़े इंडिकेटर्स का पहला संकेत शुभम ये है कि क्रेडिट का ऑफटेक बढ़ने लगा है। साल खत्म होते होते तक ये 8 से 8.9% के आसपास आ गया, यानी बाजार में कर्ज की मांग आने लगी है, चाहे वो होम लोन हो या रिटेल लोन हो या वाणिज्यिक कर्ज हो। कर्ज की मांग हमेशा भविष्य के प्रति आशा का संकेत होती है। वो ये बताती है कि लोग कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि उनको लगता है कि आने वाले समय में रिकवरी आएगी। और कर्ज तभी लिया जाता है जब आपके पास उसको चुकाने की क्षमता हो और भविष्य में आपको उतना रिटर्न मिल सके जितना आप कर्ज चुका सके। तो कर्ज को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है कि ये भविष्य के प्रति आशा का सबसे बड़ा संकेत होता है। तो कर्ज की रिकवरी, कर्ज की मांग बढ़ना शुरू हुई है, और ये माना जा रहा है कि अगर अगले साल सब कुछ ठीक चला तो भारत में क्रेडिट की ऑफटेक या क्रेडिट की ग्रोथ रेट डबल डिजिट में आ जाएगी, 10% के आसपास आ जाएगी। इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत हमको हाउसिंग की डिमांड के तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक कैच है, यहाँ पर कैच ये है कि हाउसिंग की डिमांड वैल्यू टर्म्स में बढ़ेगी या वॉल्यूम में बढ़ेगी, ये हमें भी पता नहीं है। कि कीमतों के कारण डिमांड बढ़ रही है या उतने मकान बिकना शुरू हो रहे हैं, ये हमें आगे देखना पड़ेगा। लेकिन हाउसिंग सेक्टर में डिमांड के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। लोगों के खर्च में को लेकर लोगों का उत्साह वापस लौट रहा है। कंज्यूमर्स का सेंटीमेंट यानी उनकी अंतर्धारणा थोड़ी बेहतर हो रही है महंगाई के बीच भी, और कुछ जो ताजे सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्च के महीने में थोड़ा सा उपभोक्ता खर्च भी बढ़ा है। ये 3 महत्वपूर्ण संकेत हैं, और इसके साथ अगर आप जीएसटी के संग्रह में बढ़ोतरी को भी मान लें, हालांकि उसमें बहुत सारे पेंच हैं जीएसटी के संग्रह में बढ़ोतरी को लेकर, अगर आप उसे भी मान लें तो ये 4 ऐसे संकेत हैं जिनकी दृष्टि पर मैं अगर आरबीआई ये चश्मा लगाता है तो उसको दिखाई देगा कि अब अर्थव्यवस्था को सस्ते कर्ज की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें धीमे धीमे पटरी पर आना शुरू हो गई हैं। अब लेकिन सर, एक यहाँ पर मेरा सवाल था, आपने माना, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन अगर आप घर के बाद सीधे गाड़ी के नंबर देखिए, आप ऑटो सेल्स के नंबर देखिए, वहाँ तो पिछली 3 वित्त वर्ष से, तिमाहियाँ छोड़िए, महीने का नंबर छोड़िए, पिछले 3 वित्त वर्ष से नंबर लगातार खराब हैं। ये कैसे परेशान? हाँ, अब ये वो दूसरा चश्मा है। जब आप दूसरा चश्मा लगाएंगे और ऑटो सेक्टर की तरफ देखेंगे शुभम, क्योंकि ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके पीछे ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, उसके पीछे ऑटो सेल्स हैं, उसके पीछे ऑटो लोन्स है। भारत के पूरे वाहन लोन का हिस्सा देखेंगे तो उसमें 22% की गिरावट दिखाई दे रही है। अगर उसके और भी
भीतर जाएंगे और आप एक बार किसी टू व्हीलर के शोरूम में पहुंच जाएं तो वहां आपको रूरल इकोनॉमी अभी भी लड़खड़ाती, दबी हुई, परेशान दिखाई पड़ेगी। टू व्हीलर्स की डिमांड नहीं आ रही। ट्रैक्टर्स की डिमांड जो हमें शुरुआती 2018-19 में दिखाई दी थी वो भी गिरी है, 24% के आसपास की गिरावट ट्रैक्टर्स की डिमांड में दिखाई दे रही है। अगर उसे आप पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी के नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत ही नेगेटिव संकेत है कि ऑटो की कीमतें, ऑटो सेक्टर को रिवाइवल नहीं मिल रहा है, जबकि बाकी चीजों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। एक ये पहलू है जिसे अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये दूसरा चश्मा है। और अगर ऑटो सेक्टर को आप भारत की रिकवरी का फ्लैग बेरर मान लें, झंडा उठाने वाला मान लें, तो वहां लाल झंडा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि रिजर्व बैंक गवर्नर अगर आंकड़े देखते ही हैं, हम लोगों से ज्यादा बेहतर ढंग से रिजर्व बैंक सारे आंकड़े पढ़ता है। अगर रिजर्व बैंक गवर्नर भारत में रिकवरी की ट्रेजेक्टरी देखने की कोशिश करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर देखने की कोशिश करेगा, तो वो उतना ही कंफ्यूज होगा जितने हम लोग कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूजन की वजह यह है कि भारत में मासिक आधार पर कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, आईआईपी की ग्रोथ हो, उसमें बढ़ोतरी का कोई एक सीधा सकारात्मक ट्रेंड नहीं दिखता है। हम उसमें तेज वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। किसी महीने उत्पादन बढ़ रहा है, किसी महीने उत्पादन घट रहा है। अर्थव्यवस्थाएं इतनी वॉलेटाइल ढंग से या उत्पादन इतने उतार चढ़ाव के साथ काम नहीं करते। उत्पादन अगर बढ़ना शुरू होता है तो क्रमशः बढ़ता है, क्योंकि उत्पादन हमेशा अगले महीने या 2 महीने की बिक्री के हिसाब से किया जाता है। अगर कार आज बनेगी तो वो कार आपके पास मई या जून में उपलब्ध होगी या जुलाई में उपलब्ध होगी। स्टील अगर आज खरीदा जाएगा तो उसका प्रोडक्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बाजार में आएगा। तो जब आप परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के आंकड़े देखें, सर्विसेज पीएमआई देखें, आप आईआईपी के आंकड़े देखें, आप कोर सेक्टर के आंकड़े देखें, तो उनमें ये लगता है कि उभरने की कोशिश है और फिर लड़खड़ा कर चीजें वापस लौट जाती। अब ये वो चश्मा है, आप अपना चश्मा अपने हिसाब से चुन लें। रिजर्व बैंक गवर्नर इन 2 चश्मों के बीच में से कौन सा चश्मा चुनेंगे? अगर दूसरा वाला चुनते हैं, जहां ऑटो सेल्स में गिरावट है, जहां भारत के औद्योगिक उत्पादन में भी मजबूती के साथ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, इस साल के आर्थिक विकास दर के आकलन डाउनवर्ड रिवाइज हुए हैं। इस साल का मतलब मैं 31 मार्च तक के पिछले वित्त वर्ष की बात कर रहा हूं। अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलनों में गिरावट 7.9%, 7.5% के आसपास आ रही, जो पिछले साल से कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखा रही है। 1% या आधा % की बढ़ोतरी भारत के जीडीपी में अगले साल मौजूद है। तो 1% की बढ़ोतरी पर रिजर्व बैंक संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे रिवाइवल चाहिए, उसे तेज रिवाइवल चाहिए। रोजगार के आंकड़े अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि नहीं, रिकवरी नहीं दिखाई दे रही। अब इन 2 सिक्कों के बीच रिजर्व बैंक को चुनाव करना है, और वो ये तय करेगा कि महंगाई की तरफ देखा जाए या ग्रोथ की तरफ देखा जाए। और एक तीसरा और इसमें सिक्का है, वो सिक्के का तीसरा अदृश्य पहलू है, और वहां आती है सरकार उसका कर्ज। और सरकार का कर्ज कार्यक्रम इस साल पिछले साल से भी बड़ा है। अगर रिजर्व बैंक सरकार को सस्ता कर्ज देने पर फोकस करेगा, इन दोनों सिक्कों को की फिक्र छोड़ देगा और सबसे पहले सरकार के कर्ज पर बात करेगा, तो भी वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि कम से कम सरकार के कर्ज की लागत कम बनी रहे। जब तक हो सकती है तब तक नहीं। उनके पीछे खड़े हैं राज्य, जिनके कर्ज की लागत और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जो संभावना है वो ये कि हो सकता है रिजर्व बैंक अपने नजरिए में बदलाव करे, नजरिए को एक्मोडेटिव से स्टेबल करे या नजरिए को हॉकिश करे, जो कि रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी भाषा के शब्द हैं कि रिजर्व बैंक को लगता है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, अब ब्याज दरों में कमी तो नहीं होगी, बढ़ोतरी अगर नहीं होती तो कमी तो नहीं होगी, शायद इस तरीके का संकेत दिया जाए। और इसलिए हम रिजर्व बैंक की पॉलिसी के दस्तावेज को और इस बार के संकेतों को बहुत ध्यान से पढ़कर आपके सामने उसकी जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। सर ने अंशुमान जी ने जितनी भी चीज़ें बताई वो ये बताएं कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े एक तरफ से खराब हैं, एक तरफ से अच्छे हैं। अब हम दूसरे वाले हिस्से पे चलते हैं जो महंगाई से जुड़ा है। सर अब महंगाई को भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बीते 16 दिनों में 14 बार बढ़ी हैं, ये किस किस रास्ते से आपके पास महंगाई लेके आती हैं? और वो पहला रास्ता है पहियों पर चल के आने वाली महंगाई, यानी कि लॉजिस्टिक की महंगाई, ट्रांसपोर्ट की महंगाई। कल गाजियाबाद में रहने वाले अजय जी हैं, अजय कुमार नाम है उनका, वो हमारी टीम के मनोज शर्मा जी से मिले। क्या हुआ आगे देखिए इस मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। गाजियाबाद में रहने वाले अजय की आए दिन महंगाई से मुठभेड़ हो रही है। ताजा मामला उनके बेटे सक्षम को स्कूल ले जाने वाली स्कूल वैन का है। 2 साल बाद स्कूल खुलते ही वैन वाले ने किराया 1.5 गुना बढ़ा दिया, 1500 रुपए से सीधे 2300 रुपए महीना। कारण तो अजय को भी पता है, रोज मनी 9 जो देखते हैं अपडेट रहते हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इंश्योरेंस, टोल, टायर, सब कुछ तो महंगा हो गया। अब भाई तेल तो तिल से ही निकलेगा। बच्चा स्कूल और अजय ऑफिस जाने के लिए पहले से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अजय ही नहीं, हम आप भी इस महंगाई में झुलस रहे हैं। बस आज किसी को ज्यादा लग रही है
और किसी को कम ज्यादा इसलिए क्योंकि पेट्रोल डीजल का उपभोग आप सीधे भले ना कर रहे हो, लेकिन राशन तो खरीदते ही हैं, फल सब्जी भी लाते होंगे। अपना वाहन नहीं भी होगा तो ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर पर चलते होंगे। महंगाई ने ये सारे घर भी देख लिए हैं। उबर वालों ने किराया 15% बढ़ा दिए हैं। फैक्ट्रियों से सामान, खेतों से फल सब्जी सब ट्रकों में सवार होकर ही आपकी मंडी बाजार तक पहुंचता है। ट्रांसपोर्टर्स की लागत में 70% हिस्सेदारी डीजल की होती है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़े बढ़ा दिए हैं। महीने भर में भाड़े 5% तक बढ़ गए हैं। ये चार्ट देखिए, तब समझ में आएगा कि नागपुर का संतरा और दक्षिण से आने वाला नारियल पानी क्यों महंगा हो रहा है। ये भाव 31 मार्च तक हैं। कीमतों में बढ़ोतरी इसके बाद भी जारी है। सनद रहे, बीते 16 दिन में पेट्रोल डीजल के भाव 14 बार बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल के भाव 120 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर और डीजल 104 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल डीजल का शतक कमोवेश अब हर शहर में लग चुका है। ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू करे, इसे जीएसटी के दायरे में लाए। यानी किस्सा कोता ये कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की बढ़ती कीमतों से महंगाई की सुइयां नुकीली हो रही हैं। इससे जीवन जीने की लागत कई तरीके से बढ़ रही है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार के साथ शुभम शंखधर। पहियों के साथ साथ हवा में भी महंगाई है। केवल ट्रांसपोर्ट ही नहीं, महंगाई की और रास्तों से भी आपकी जेब में पहुंचने की तैयारी हो रही है। मसलन हवाई किरायों को ही ले लीजिए। अधिकतम हवाई किराए को लेकर कोरोना काल में जो नियम लागू हुए थे, उन्हें हटाने के लिए एयरलाइंस सरकार के साथ अब बातचीत कर रही हैं। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि जो ऊपरी सीमा है, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट तय की गई थी, उस पर से जो अंकुश था वो हटा दिया जाए और इसके बाद कंपनियों की मनमर्जी होगी कि वो जितने चाहें दाम बढ़ा दें। सर, ट्रांसपोर्ट हो, हवाई हो, हर जगह महंगाई बढ़ रही है। ये लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज है इस बढ़ती, चारों तरफ से बढ़ती महंगाई में? शुभम, भारत दुनिया के उन गिने चुने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है जहां लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का हिस्सा जीडीपी में दुनिया के बाकी देशों से 2 गुना है। जो ताज़े आंकड़े वो बताते हैं कि जीडीपी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का शेयर 14% के आसपास है। ये पेट्रोल डीजल की ताज़ा बढ़ोतरी से पहले का आंकड़ा है, जबकि अन्य डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसका हिस्सा 7 से 9% है। हम बाजार में एक ट्रेजेक्ट्री, एक अंतर्धारणा बनी हुई है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। सीएनजी जो कि दूसरा अल्टरनेट फ्यूल है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों बढ़ोतरी के कारण और प्लस ट्रांसपोर्ट के बाकी और लागतों में बढ़ोतरी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था अब बहुत बेहतर है, बुरी तरह से हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की इकोनॉमी में बदल रही है। और अगर इसमें आप शिपिंग की कॉस्ट जोड़ लें, क्योंकि फ्यूल वहाँ भी महंगा हुआ है, अगर आप इसमें कार्गो की कॉस्ट जोड़ लें, जो कार्गो एयर से जाता है क्योंकि वहाँ एटीएफ असर कर रहा है, तो भारत ऊर्जा की दृष्टि से और ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट के रिश्ते की दृष्टि से दुनिया की सबसे महंगी अर्थव्यवस्थाओं में बदल रहा है। और ये तपेश हमारे पास तब पहुंचती है जब हमें 18% का जीएसटी, उसके बाद कंपनियों के 10 से 12 से लेकर 15% तक के मार्जिन और उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट दिखाई देती। तो इसलिए आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास जो कीमतें आती हैं वो इतनी बढ़ी हुई हैं। तो ट्रांसपोर्ट का ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। और दुनिया की कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो अपने ऊर्जा को सस्ता नहीं रखती, अपने ट्रांसपोर्ट को सस्ता नहीं रखती, वो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकती, क्योंकि ज़िंदगी जीने की लागत कम करने के लिए ऊर्जा सस्ता होना और ट्रांसपोर्ट सस्ता होना पहली शर्त है, बुनियादी शर्त है। इसी के बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब यहीं से वो दूसरी बात शुरू होती है, क्योंकि एटीएफ के प्राइसेस बुरी तरह बढ़ चुके हैं और एविएशन कंपनियों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। भारत में रिकॉर्ड एटीएफ के प्राइसेस हैं, तो एविएशन कंपनियों के पास अब कोई रास्ता नहीं कि वो सरकार से इस बात पर दबाव बनाएं कि उनको किराए में बढ़ोतरी की जो कैप लगाई गई है वो बढ़ाई जाए। कंपनियों के पास 15 दिन के बाद तक के किराए बढ़ाने की कैप थी। 15 दिन से पहले के किराए वो नहीं बढ़ा सकते थे। 15 दिन से ऊपर के किरायों पर बढ़ोतरी का दबाव बनाया की कैप सरकार ने लगाई थी। संभावना यह है कि सरकार शायद इसमें ढील दे देगी, इसमें रियायत दे देगी और इसके बाद
2 से 3 हज़ार रुपये दिल्ली और मुंबई की टिकट में 2 से 3 हज़ार रुपये तक का इजाफा हो सकता है। हम एविएशन पर मनी सेंट्रल में एक बार विस्तार से बता चुके हैं कि एटीएफ का किराया एविएशन कंपनियों को पर किलोमीटर कितना भारी पड़ रहा है, और यदि सरकार एटीएफ की कीमतें नियंत्रित नहीं कर पाती तो उसके वो किसी भी तरह से एविएशन कंपनियों को इस बात से नहीं रोक सकती कि वो किराया ना बढ़ाएं। और ये समर के सीजन में ट्रैवल दोबारा शुरू होने की स्थिति में, बिजनेस ट्रैवल दोबारा खुलने की स्थिति में कतई अच्छी खबर नहीं है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट के पूरे परिदृश्य को देखें शुभम, तो जो हाई एंड ट्रांसपोर्ट है जिसको हम एविएशन कहते हैं, वहाँ किराए बढ़ रहे हैं। जो सामान्य रूप से जो लेज़र और बिजनेस ट्रैवल होता है स्पीड, उसका जो पूरी उम्मीद है, जो उसकी होप है, उसको कम करेंगे। बीच के हिस्से में रोड ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के कारण जो इंटरसिटी ट्रैफिक है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर। इंटरसिटी जो शहरों के भीतर का परिवहन है, जो लोग समझते हैं कि कारों, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास कार या बाइक है, ऐसा नहीं। जो अंतर शहरीय ट्रांसपोर्ट है, जहाँ प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट टेम्पो या प्राइवेट वाहनों से लोग चलते हैं, और शहरों के भीतर माल की सप्लाई के लिए जिन छोटे साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हमें चुभती है। तो इसलिए ये पूरा सर्किल है ट्रांसपोर्ट का, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और फिर इसके साथ आप वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी जोड़ लीजिए तो महंगा दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल, अंशुमान जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि वाहनों में बढ़ोतरी केवल उनके लिए नहीं जो पेट्रोल और डीजल से अपने टैंक फुल कराते हैं, उनके लिए भी है जो अपने घर से निकल के 10 रुपये ऑटो वाले को देकर फैक्ट्री पहुँचते हैं काम करने। वहाँ भी अब भाव 10 से बढ़कर 15 और 18 हो रहे हैं। सर, फ्यूल के अलावा एक और जगह से महंगाई आ रही है जो लगातार, वो आ रही है मेटल से। जो स्टील कंपनियां हैं वो एक बार फिर 4 से 5 हज़ार रुपये प्रति टन कीमतें बढ़ा रही हैं। मेटल्स कितना बड़ा और ये चैलेंज है जो बढ़ती महंगाई है इसमें फ्यूल के साथ साथ? हाँ, स्टील के जो आंकड़े मेरे पास आ जाए वो चौंकाने वाले थे। JSW, आर्सेलरमित्तल, निप्पन स्टील, जिंदल स्टील, ये सब प्राइवेट सेक्टर स्टील मेकर्स हैं जिन्होंने HRC का बेंचमार्क जो फ्लैट स्टील है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है HRC का, उसकी कीमत 4,000 से 5,000 रुपये टन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। हम स्टील पर ये बता चुके हैं कि स्टील कंपनियों और बाकी कंज्यूमर्स के बीच में काफ़ी खींचतान चल रही है। स्टील कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर फोर्स मेजर लगा दिया है कि कीमतें उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और कीमतों को में बढ़ोतरी रोकना उनके बस की बात नहीं है। स्टील की कीमतें लगातार, अगर आप पिछले साल सितंबर से देखें तो जैसे ही मार्केट में थोड़ा डिमांड निकलना शुरू हुई है लॉकडाउन के बाद, उसके बाद से लगातार स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मेटल्स में एक कमोडिटी में तेजी का पूरा जो दौर चल रहा है, उसका असर हमें स्टील की कीमतों में दिखाई दे रहा है। अब ये बढ़ोतरी हमें शुभम अगले 1 महीने के भीतर, 1.5 महीने के भीतर महंगाई के बाकी आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। तो अगले साल की जो प्लानिंग है, जो अगले साल की निवेश की योजनाएं हैं, जो अगले साल कंपनियां निवेश करेंगी, वो ये इस दबाव में या इस अंतर्धारणा के साथ जा रही हैं कि उन्हें पूरा अगला साल मेटल की या धातुओं की अभूतपूर्व महंगाई के साथ जीना पड़ेगा। और एक और ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टील जो है वो लीडरशिप मेटल है पूरे इकोनॉमी की। जब स्टील की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी धातुएं होती हैं, जिनमें जो स्टील के सहायक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो निकेल हो, चाहे कॉपर हो, इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी आती है। तो ये दूसरा बड़ा पहलू है जिसे शायद रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास करीब से देख रहे होंगे कि धातुओं की महंगाई जो है वो सबसे बड़ी महंगाई बनकर उभर रही है। बिल्कुल, तो अब आपको समझ में आ गया होगा विस्तार से कि एक तरफ वो ग्रोथ के प्लस और माइनस दोनों वाले आंकड़े हैं, नंबर हैं, खबरें हैं, और दूसरी तरफ महंगाई कैसे फ्यूल से, मेटल से आपके पास तक पहुंच रही है। अब एक और महंगाई की बात करते हैं, लेकिन इसे अंशुमान जी अच्छी खबर भी मानते हैं। जी हाँ, यही है हमारे एपिसोड की अच्छी खबर कि देश की ज़्यादातर मंडियों में गेहूं के और सरसों के भाव समर्थन मूल्य यानी MSP के ऊपर चल रहे हैं। इससे बड़े लंबे समय बाद ऐसा है जब किसानों की फसल MSP के यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बिक रही है। सर, ये कितनी राहत की बात है ऐसे समय में जब हम रिकवरी के मोड में हैं, रिकवरी के ट्रैक पर हैं कोविड के बाद, और उस समय जो किसानों की आय का एक बड़ा साधन है, जो फसल हैं उनके दाम उनको अच्छे मिल रहे हैं। शुभम, मैं जब मंडियों से आ रहे आंकड़े और MSP के आंकड़े की तुलना और वीट का एक्सपोर्ट बढ़ने और उसके कारण बाजार में कीमतें बढ़ने के आंकड़े देख रहा था करीब से, तो ये समझना मुश्किल था कि क्या वाकई अच्छी खबर है। ये बात तो दर्शक या बाकी लोग तय करेंगे, वाकई अच्छी खबर है, लेकिन हम इसके दोनों पहलू सामने रखते हैं और ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो शायद किसी शोर शराबे में ढक जाएगी। 6 साल बाद भारत में तिलहन का
की बाजार में कीमत एमएसपी से ज़्यादा हो गई है। और ये लगभग भारत में आमतौर पर नहीं होता है, खासतौर से फसल के दौरान जब ज़्यादातर अनाज और ज़्यादातर फसलें एमएसपी की कीमत से नीचे बिकते हैं। तिलहन की कीमत का जो आंकड़ा हमको मिल रहा है वो दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की भरतपुर मंडी में 6800 रुपये के आसपास का तिलहन की कीमत है, भाव है, जबकि एमएसपी शायद 5050 या हाँ 5550 रुपये पर क्विंटल के आसपास है। लगभग यही स्थिति गेहूं में दिखाई दे रही है। और गेहूं में ये नए तरीके का ट्रेंड है जो भारत ने पिछले शायद कई सालों में शुभम नहीं देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जो सीहोर मंडी है वहाँ गेहूँ जो है वो अब इस समय 2200 रुपये के आसपास बिक रहा है, जबकि एमएसपी 2015 रुपये के आसपास है। ये आंकड़े अगर हम अब फिर यहाँ वही चीज़ है, पहले हम इन आंकड़ों को वाकई अच्छी खबर माने और हमें मानना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है जब किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिली है। और अब डिफ़ॉल्ट से दुनिया में खाद्य आपूर्ति और रशिया और यूक्रेन संकट के कारण उन्हें एक बेहतर कीमत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस पर हम पहले भी बता चुके हैं कि इस साल सरकार को बहुत ज़्यादा खरीद की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजार में काफ़ी ग्राहक मौजूद हैं जो एमएसपी से महंगी कीमत पर गेहूं खरीद रहे हैं और तिलहन खरीद रहे हैं। यहाँ भी वही बात है स्टील जैसी कि अगर गेहूं और तिलहन की कीमतें बढ़ेंगी तो हमें थोड़ा बहुत दलहन की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी, चना और बाकी चीज़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दिखाई देगी। किसानों के नज़रिए से देखें, गाँव के नज़रिए से देखें तो अच्छी खबर है। और अगर ये ट्रेंड शुभम जारी रहता है, ये ट्रेंड अभी से लेकर खरीफ की फसल तक जारी रहता है, तो हम अगली छमाही में रूरल डिमांड में रिकवरी भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका असर रूरल इनकम पर, रूरल रिकवरी में दिखाई देगा। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, सैद्धांतिक रूप से बात करें, क्योंकि उनकी आय में सीधे जुड़ेगा। और रूरल एरिया से जो बाइक की डिमांड नहीं आ रही है, सीमेंट की डिमांड नहीं आ रही, एफएमसीजी कंपनियां बराबर रूरल डिमांड टूटने की शिकायत कर रही हैं पिछले 6 महीने से, वहाँ एक होप दिखाई देती है। और उस हिसाब से ये वाकई अच्छी खबर है। अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं, और यही अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का कि सबसे बड़ी रॉयल दुविधा होती है। प्रोड्यूसर्स की साइड से जब भी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, कंज्यूमर्स की साइड से वो निगेटिव होती हैं। भारत में गेहूं, सरसों के तेल, तिलहन, दालों की कीमत में ये बढ़ोतरी जो किसानों को थोड़ा बेहतर फ़ायदा देने की तरफ बढ़ रही है, वो भारत की पहले से बढ़ी हुई इन्फ्लेशन में नया हिस्सा ऐड करेगी। तो अभी तक हम जो इन्फ्लेशन का ताज़ा फिनोमेना है, अगर आप दोनों सूचकांक को देखें, चाहे WPI देखें, CPI देखें, थोक महंगाई का सूचकांक देखें या खुदरा महंगाई का सूचकांक देखें, फूड इन्फ्लेशन नज़ारा दें। फूड इन्फ्लेशन में बहुत फर्क नहीं पड़ा। सारी की सारी इन्फ्लेशन मेटल से, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से और सर्विसेज से और फ्यूल से आती है। अब अगर ये कीमतें बढ़ी हैं तो ये कीमतें हमें शहरी इलाकों में ट्रांसलेट होना दिखाई देंगी, जहां हम फूड इन्फ्लेशन को और मेटल इन्फ्लेशन और बाकी महंगाई के एक साथ मिलता देखेंगे। और यहीं से वो पूरा गणित गड़बड़ा सकता है, जिस गणित के कारण वापस गांव में भी बाकी चीज़ों की लागत बढ़ सकती है। तो अब हम यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ अगर सरकारें सफलता के साथ महंगाई रोक लें, बाकी चीज़ों की महंगाई को थाम लें, तो शायद गांव में फसलों की कीमत बढ़ने का कुछ फ़ायदा ग्रामीण इलाकों में डिमांड में बढ़ोतरी के रूप में सामने आ सकता है, जो अगले त्योहारी सीजन तक, जो इस साल का त्योहारी सीजन है, तब तक हमें बेहतर डिमांड के लिए थोड़ी सी सपोर्ट के तौर पर आ सकता है। पर इसका जो फ्लिप साइड है, जो इसका जो निगेटिव साइड है, वो ये है कि अगर गेहूँ, तेल, सरसों और इन चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ी तो हमें CPI और WPI में वो जो एक बास्केट ठंडी पड़ी हुई है खाद्य उत्पादों की कीमतों की, वो अचानक खोलती दिखाई देगी अगले 1-2 महीने में, और उससे फिर वो पूरा गणित बिगड़ जाएगा। और हमें पता है कि ग्रामीण उत्पादक उपभोक्ता भी हैं, उनके खर्च में कपड़े, दवाई, पेट्रोल, डीजल ये महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसा स्थिति में भी पहुंच सकते हैं कि उनको जितनी फसल में की कीमत में बढ़ोतरी का फ़ायदा हो, वो उससे ज़्यादा हिस्सा उनकी फ़ायदे का महंगाई चाट जाए, महंगाई उसका हिस्सा ले जाए। ये महत्वपूर्ण परिस्थिति है। रिजर्व बैंक गवर्नर जब इस पर बात करेंगे या देखेंगे तो उन्हें यह भी देखना होगा कि ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। लेकिन ये वाकई एक दृष्टि से अच्छी खबर है, ऐसा दिखता है। बिल्कुल, 5050 वाली सरसों अगर 6800 पे बिक रही है तो निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर है। अगली खबर सर है GST से जुड़ी। GST पर हमने कल भी विस्तार से चर्चा की थी, और उस चर्चा के बाद एक नया अपडेट ये है कि कुछ राज्यों ने अब तैयारी कर ली है टकराव की। तमिलनाडु ने GST को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। विशेषज्ञों की माने तो ये सलाह परिषद जो है, इसको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो GST काउंसिल को अंडरमाइन करेंगे, उनके निर्णय से ऊपर एक निर्णय लेंगे, ऐसे मान लीजिए।
ऐसी आशंका जताई जा रही है सर कि तमिलनाडु के बाद अन्य राज्य भी इस राह पर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए अन्य राज्य भी इस राह पर आगे बढ़ते हैं, ऐसी कोई काउंसिल बनाते हैं, क्या असर होगा इसका? शुभम, इस बात की संभावना हमको कल से लग रही थी, क्योंकि भारत का राजनीतिक नक्शा बदल चुका है। जीएसटी आते समय जो राजनीतिक नक्शा था, जहां की एक पार्टी की सरकार तमाम बड़े राज्यों में थी, उसकी जगह अब तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और बड़े कई सारे बड़े राज्यों में, उड़ीसा में, आंध्रा में, कई सारे बड़े राज्यों में जो उत्पादक राज्य हैं, जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर राज्य हैं, उनमें विपक्ष की सरकारें हैं। जबकि कंज्यूमर राज्य जो जीएसटी की भाषा में कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे, जिन्हें जो दरअसल माल की खपत करते हैं, उत्पादन कम करते हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर राज्यों का झगड़ा जीएसटी का सबसे पुराना झगड़ा है, जहाँ से जीएसटी में विवाद शुरू हुआ था, जो जीएसटी आना शुरू हुआ था। उस झगड़े को सुलझाने के लिए ही ये सारा कंपनसेशन पैकेज की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि ये था कि कंज्यूमर राज्यों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। नुकसान हो रहा था महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, गुजरात भी उसमें शामिल था कर्नाटका को, जहां पर भारत का अधिकांश औद्योगिक उत्पादन होता है और जहां से वो सामान बिकने बाकी राज्यों में आता है। तमिलनाडु ने एक जीएसटी एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। इसे कई तरह के ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो जीएसटी काउंसिल केंद्र में बनी है उससे सीधा टकराव करेंगे। इसे यह भी अधिकार दिया गया है कि जो केंद्र सरकार लेवी और सेस लगाती है और जिसे वो राज्यों के साथ नहीं बांटती है, उसकी भी वो समीक्षा करे। ये स्पष्ट रूप से इस दिशा की तरफ बढ़ने की का संकेत दिखाई देता है कि जब जीएसटी का कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति बंद हो जाएगी, उसके बाद क्या राज्य सरकार अपनी तरह से टैक्स का ढांचा तय करेगी, और उसकी भूमिका बनाने के लिए, वो टैक्स का ढांचा कैसा हो, उसकी भूमिका बनाने के लिए जीएसटी की एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिशें आने वाले समय में काफ़ी हलचल मचाएंगी। और जैसा शुभम आपने कहा कि अगर तमिलनाडु का यह प्रयोग सफल हुआ तो विपक्ष की अन्य सरकारें भी जीएसटी काउंसिल के पैरेलल अपनी एडवाइजरी बॉडी बना सकती हैं। तो केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राजस्व में गिरावट, महंगाई के बीच उसे ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना है और जीएसटी पर जो सहमति बनी है, उसे पूरी कोशिश करके बचाना होगा, क्योंकि उसमें दरारें अब बड़ी हो रही हैं। बिल्कुल, और यही हम कहते हैं कि अगर आप मनी सेंट्रल देखते हैं तो जो अब हो रहा है या घटने वाला है, इसका आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, या आप पहले जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कल विस्तार से अंशुमान जी ने इसका विश्लेषण किया था कि जीएसटी कैसे अब गले में फंसने वाला है तमाम सरकारों के, और देखिए आज से तैयारियां शुरू हो गई। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, आज की पेशकश। कल फिर मिलेंगे आपसे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।